गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। और जैसा कि आज है होली, तो आप सभी को होली के इस त्योहार के, इस रंग बिरंगे त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां। जिस तरीके से होली का त्योहार रंग बिरंगा होता है, उसी तरीके से आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरा रहे। और साथ में ही रंग बिरंगे जो आपका रिजल्ट आए, रंग बिरंगे तरीके से आप ये पूरा साल सेलिब्रेट करें। इसी भावना के साथ में, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। और जैसा कि है 8 मार्च, तो हम सब स्टार्ट करेंगे 8 मार्च के करंट अफेयर। जैसा कि आज है होली, तो होली के अवसर पर ही मैंने सोचा था कि हम एक थॉटफुल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यानी जब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम एक थॉट रखेंगे। तो आज के लिए जो मैं थॉट आपके सामने लेकर आई हूँ वो है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग चलना ही बंद कर देते हैं। इसका मतलब साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी हार हमारे जीवन में आ जाए, छोटी हार हो बड़ी हार हो, लेकिन उस हार का प्रभाव ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मन और मस्तिष्क पर कि साथियों हम चलना ही बंद कर दें। हमें चलने की आदत होनी चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, आगे बढ़ते रहने की आदत होनी चाहिए। अगर हम ये आदत डेवलप कर लेंगे तो आप यकीन मानिए, रास्ते कभी भी नहीं बंद होते हैं। किसी भी उम्र में, किसी भी समय में रास्ते हमारे लिए, हमारी सफलता के लिए हमेशा खुले होते हैं। तो इसी सुविचार के साथ में और होली के इस पावन अवसर पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में, जो हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। और आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से। अच्छा, 2023 की जो थीम डिसाइड की गई है वो क्या थीम है? तो थीम है इक्विटी को गले लगाओ, या हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी। इसका मतलब ये है कि जो ये 2023 का वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके पीछे की जो टैग लाइन है, क्यों समान अवसर प्राप्त नहीं है, इसके बारे में बात करें। क्यों समान अवसर प्राप्त नहीं है, एक महिला को और एक पुरुष के बीच में ये जो असमानता की खाई है वो क्यों है, और समान अवसर क्यों नहीं मिला है महिलाओं को, इस पर बात करना ही इस बार की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम डिसाइड की गई है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1977 में इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जब किसी भी दिवस को मान्यता दे देता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दिवस है वो पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाएगा, पर्टिकुलर उस डे पर। अच्छा, स्पेशली ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, महिलाओं को समानता के स्तर तक लाना समाज में, साथ ही उनका आर्थिक, राजनीतिक और जो उनकी सामाजिक उपलब्धियां हैं, उनको एक उत्सव के तौर पे मनाना, उनको आगे बढ़ाना, उनके स्किल डेवलपमेंट करना और लैंगिक भेदभाव की जो भावना है उसको समाप्त करना ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके पीछे का जो वजह बताई गई है वो ये थी कि न्यूयॉर्क में 1908 में जो कपड़ा मिल था, वहां पर जो महिला श्रमिक थी, उनके जो काम की परिस्थितियां थी वो काफी टफ थी। तो उन परिस्थितियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करा था। तो उसी आंदोलन से प्रभावित होकर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए पहली बार 28 फरवरी 1909 को यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1917 में रूस में महिलाओं ने रोटी और शांति के नारे के तहत विरोध और हड़ताल को चुना। यानी वो आंदोलन में आगे बढ़ी और विरोध का प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, और साथ में ही रसिया में ही उन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार के लिए भी आंदोलन चलाया। और जो कामकाज के जो कंडीशन थे, जो वर्किंग कंडीशन या सिचुएशंस जो क्रिएट की गई थी, उसके खिलाफ भी उन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो महिलाओं का इतिहास है उसको सम्मानित करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इसके बाद 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, उसके बाद में महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता को लाने के लिए एक चार्टर बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने अपना पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। और इसके बाद से दिसंबर 1977 में जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा है उसने ये डिसाइड कर लिया
कि हर साल 8 मार्च को ही महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए जो आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अवकाश के रूप में चिन्हित किया जाएगा, और साथ में ही इसी दिन को यानी 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जन औषधि दिवस के बारे में, जो 7 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। और आपको बता दें कि ये फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया और साथ में ही भारत के राज्य और यूटीज जो हैं, इनके साथ साथ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की जो एजेंसी है, उसके तहत जन औषधि दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, ये 5वां जन औषधि दिवस 2023 मनाया गया है, यानी ये 5वें नंबर का संस्करण है जो मनाया गया है। और इसके साथ साथ में ही जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, उसने 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न शहरों में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे जन औषधि योजना के बारे में, जागरूकता फैलाने के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था। बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 5वें नंबर का जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था, तो 7 मार्च को मनाया गया था, और ये हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी, तो नवंबर 2008 में हुई थी। और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा शुरू किया जाता है। और अभी तक जो आंकड़े एकत्र किए गए थे कि 31 जनवरी से 2023 के बीच में, तो ये देखा गया कि पूरे भारत में 9082 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और यूएन वुमेन इंडिया के बारे में। इन्होंने साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाने की बात कही है वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में, है ना। और वो क्या प्रोग्राम है, तो फिन एम्पावर के नाम से स्टार्ट होगा, जिसका उद्देश्य ये है कि स्पेशली महिलाओं को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करना, और साथ में ही अगर वो निवेश करना चाहती हैं बीएसई में, तो किस तरीके से निवेश कर सकती हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। और जो फिन एम्पावर के लिए जो सब्जेक्ट चूज किया गया है या जो लक्ष्य रखा गया है, वो क्या है, लिंग समानता समारोह के लिए रिंग द बेल का आयोजन किया गया है। अगर मैं बात करूं बीएसई के एमडी और सीईओ के बारे में, तो वो कौन है, तो वो है श्री सुंदर रमन राममूर्ति। और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के लिए जो कंट्री प्रतिनिधि है वो कौन है, तो सुश्री सुसान फर्ग्यूसन है। तो इन्होंने मिलकर लैंगिक समानता के लिए रिंग द बेल का आयोजन किया है, और प्रोग्राम का नाम क्या है, फिन एम्पावर। नेक्स्ट बात करेंगे हम महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में, जहां पर अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया गया है। 8 मार्च को आयोजित किया गया है। और कहां पर, तो मुंबई का जो प्रभा देवी है, वहां का रविंद्र नाट्य मंदिर है, वहां पर स्टार्ट किया गया है। स्पेशली हम सबको पता है कि संगीत नाटक एकेडमी है, उनके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर संध्या पुरीचा है। तो उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता करी है, और साथ में ही पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सहयोग से संगीत नाटक अकादमी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और साथ में ही 2 सेमिनार भी होंगे, और वो सेमिनार कौन कौन से हैं, तो भारतीय संत कवयित्री का योगदान, और दूसरा सेमिनार होगा सिल्वर स्क्रीन पर लोक कला। इन 2 विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे महिला लोक कला सम्मेलन में। देखिएगा, भारत और फ्रांस पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर रहे हैं। कहां पर, जो केरल है, केरल के तिरुवनंतपुरम के पेंगोन मिलिट्री स्टेशन पर। अच्छा, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो फ्रिंजेक्स 23 नाम दिया गया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये पहली सैन्य अभ्यास है किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है पहला। और साथ में ही ये भी बता दूं मैं आपको कि स्पेशली जो बात करी गई है या जिस जिस टॉपिक पर सैन्य अभ्यास किया जाएगा, वो है स्पेशली आपदा राहत सामग्री के सुगम आवाजाही को शामिल किया गया है। साथ ही मानवीय सहायता, जब आपदा आए तो उस समय मानव की सहायता कैसे की जाए, उनको सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए, और जो राशन है या अन्य सामग्रियां हैं, वो उन सामग्रियों को कैसे, जो लोग इफेक्टेड हुए हैं आपदा के टाइम पर, उन तक कैसे पहुंचाई जाए, इस विषय पर ही ये अभ्यास किया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, जो बहरीन में आयोजित किया गया है 23 वाला सेशन। तो इस सेशन में जो जीत गए हैं वो कौन है, तो मैक्स
वर्स्टापेन है जिन्होंने सीजन का उद्घाटन किया, और ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो फार्मूला वन रेस है उसको जीत लिया है, और पहली बार इन्होंने बहरीन में जीत हासिल करी है। और साथ में ही आपको बता दें कि पहली बार इन्होंने फार्मूला वन के शुरुआती मैच में जीत हासिल करी है। और साथ ही इन्होंने जिस पोजीशन में जीत हासिल करी है वो कौन सी है, तो पोल पोजीशन में इन्होंने ये जीत हासिल करी है। देखिएगा 2022 के लिए जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उनको दिया गया है। और आपको बता दें कि ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, 28 साल की हैं, और 2021 में इन्होंने जो है अब 2021 में भी इन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था, और 2022 के लिए भी इन्होंने ही जीता है। यानी ये पहली ऐसी एथलीट बन गई है जिन्होंने लगातार 2 बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि उन्होंने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, इसी क्रम में हम और देखते हैं कि और सारे जो अवार्ड है वो भी रिलीज किए गए, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है किसे, टेबल टेनिस खिलाड़ी है भावना पटेल, उनको चुना गया है, भाविना पटेल को चुना गया है। साथ ही आपको बता दें कि टोक्यो 2022 का जो 2020 का जो पैरा ओलंपिक हुआ था, तो उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, है ना। और भारत की ये पहली पैडलर बनी थी, और साथ में ही इन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। इसलिए भाविना पटेल को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं, कोच रही हैं, जिनका नाम है प्रीतम सिवाच, उनको दिया गया है। और स्पेशली आपको बता दें कि इनको जो सर्वोच्च कोच के लिए जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जिसका नाम होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उनसे भी ये सम्मानित हुई हैं। यानी सिवाच पहली महिला हॉकी कोच है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो हमारी बॉक्सर है नीतू घांगस, उनको चुना गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये 2 बार युवा विश्व चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता रही हैं। और साथ ही इन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में न्यूनतम वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ साथ बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं और किसको किसको मिला है ये अवार्ड, तो देख लेते हैं। तो लवली चौबे हैं, रूपा रानी तिर्की हैं, पिंकी हैं, और नयन मोनी सैकिया हैं। अब हम बात करेंगे ACI के बारे में, ठीक है। ACI के बारे में बात करेंगे। ACI का मतलब क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है ना। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हम IGI भी कहते हैं, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा साफ रहने के लिए पुरस्कृत किया गया है। और आपको बता दें कि स्पेशली जो ACI है उसने लगभग 75 हवाई अड्डों के बारे में बात करी है, और इसमें 75 हवाई अड्डों को 144 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ACI के द्वारा। अच्छा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसकी जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के क्यूबेक में, ठीक है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो स्पेशली हवाई अड्डे के ऑपरेटर के रूप में काम करता है। वर्तमान में आपको बता दें कि इसने कई श्रेणियों में पुरस्कार देने स्टार्ट किया है, नई 4 श्रेणी स्टार्ट की है 2022 में। और वो नई 4 श्रेणियां क्या है देख लेते हैं। तो सबसे समर्पित कर्मचारियों के साथ हवाई अड्डा, सबसे आसान हवाई अड्डे की यात्रा, सबसे सुखद हवाई अड्डा, और सबसे साफ हवाई अड्डा। विश्व बैंक भारत को $1 बिलियन प्रदान कर रहा है। क्यों प्रदान कर रहा है, स्पेशली जो भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसमें सुधार के लिए। और इसके लिए सिग्नेचर किए गए हैं आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं जिनका नाम है रजत कुमार मिश्रा और अगस्टे तानो कौमे के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है। और आपको बता दें कि स्पेशली विश्व बैंक भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और
का समर्थन करेगा और भारत का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम है, प्रणाली है, उसको सुधारने में काम करेगा। लोन का जो लाभ है वो स्पेशली देश के 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और साथ में ही स्वास्थ्य सेवा वितरण को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो पब्लिक हेल्थ केयर है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जरूरत है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 108वां स्थान मिला है। और ये जो इंडेक्स दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। और साथ में आपको बता दें कि 2022 में भारत 100 नंबर पर था और अभी भारत 108वें स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान किस नंबर पर है, तो पाकिस्तान 110वें नंबर पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसको, भेल को दिया गया है। अच्छा, CBIP पुरस्कार क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार। ठीक है, और आपको बता दें कि भेल का मतलब क्या है, तो भेल का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसको प्रदान किया गया है। भेल के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर नलिन सिंघियाल और भेल के निदेशक हैं सुश्री रेणुका गेरा। इनको प्रदान किया गया है किसके द्वारा, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री RK सिंह। इन्होंने CBIP दिवस पर, यानी केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड दिवस पर ही CBIP पुरस्कार 2022 प्रदान किया है भेल को। अच्छा, जो CBIP पुरस्कार है वो स्पेशली जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को, कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और इसके अलावा दूसरे जो पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो उसमें था ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राज्य द्वारा संचालित ट्रांसमिशन यूटिलिटी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ट्रांसमिशन पावर सेक्टर के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी स्पेशली ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली जल के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे फर्म्स को प्रदान किया जाता है CBIP। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। स्पेशली ये गवर्नमेंट, पूरी तरीके से गवर्नमेंट फर्म है। स्पेशली भारत की सबसे बड़ी और सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी है। और इसके अलावा ये उद्योग, परिवहन, नवीकरण ऊर्जा, तेल, गैस, रक्षा के लिए उत्पाद बनाती है। बहुत सारे इसके द्वारा काम किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI का एक विजन है 2025 के लिए, और जिसका विषय है हर किसी के लिए, हर जगह और हर समय के लिए ई भुगतान होना चाहिए। तो इस विजन के साथ ही RBI हर साल कुछ न कुछ नए प्रोग्राम लाता है, नए टैगलाइन बनाता है और इस पर काम करता है। तो इस बार जो है 2023 का जो विषय है वो क्या है, डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं, है ना। एक विषय दिया गया है और साथ में ही एक मिशन स्टार्ट किया गया है 2023 के लिए, हर पेमेंट डिजिटल। इस मिशन को शुरू किया गया है, जागरूकता सप्ताह भी चलाया गया, जिसके तहत लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की तरफ उनका जो रुझान है उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI के गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास, जिन्होंने कहा है कि स्पेशली नागरिकों को डिजिटल भुगतान के उपयोग करने के लिए जागरूकता बढ़ाना ही हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। ये एक तरीके का डाक कवर है जो जारी किया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्री, उन्होंने मिलकर डाक विभाग के लिए एक अनूठा कवर जिस पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक लिखा हुआ है जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर का जो डिसाइड किया गया है, उसके पीछे का कारण ये है कि सिक्किम राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो लंदन की एक संस्था है, उसके द्वारा जैविक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई है कि वो दुनिया का पहला राज्य है जो जैविक राज्य बन गया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा भी
सिक्किम को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड का फ्यूचर गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है और पहला 100% जैविक राज्य बनने का खिताब भी सिक्किम राज्य को मिला हुआ है। तो इस तरीके से ही सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया है। और आपको बता दें, अगर हम सिक्किम की लोकेशन देखेंगे भारत के मैप पर, तो सिक्किम आपको मिल जाएगा जिसकी सीमाएं तिब्बत, भूटान और नेपाल से लगती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है सिक्किम। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी और साथ ही इसकी जो राजधानी है वो क्या है, गंगटोक है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुए हैं श्री एस दुबे और 6 मार्च 2023 को भारत सरकार के द्वारा इनको नियुक्त कर दिया गया है। 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। और साथ ही आपको अगर हम लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के बारे में बात करें, तो ये एक तरीके से सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करते हैं और स्पेशली जो सीजीए तकनीक के रूप में मजबूत प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना करते हैं। केंद्र सरकार के खातों की तैयारी करना, जमा करना, खाते से संबंधित जितने भी काम है और मिनिस्ट्रीज के भी अंदर एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री को जो डेटा है ट्रांसफर करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और मैक्सिको के बीच में समझौता हुआ है। स्पेशली जो भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैक्सिकन विदेश मंत्री हैं मार्सेलो एब्राड, उनके बीच में ये समझौता हुआ है और हस्ताक्षर किए गए हैं। स्पेशली जो टॉपिक्स थे वो अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को दोनों देशों के बीच में बढ़ाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, सहयोग के साथ काम करने के लिए ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेघालय के बारे में, जहां पर हाल ही में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और इसमें जो है सबसे ज्यादा सीटें जीती थी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने। कितनी सीटें जीती थी? तो 26 सीटें इन्होंने जीती थी। तो नेशनल पीपल्स पार्टी की जो अध्यक्ष कौन है? कोनराड संगमा है और कोनराड संगमा ही पहले यहाँ की सीएम रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उन्होंने दोबारा से 7 मार्च 2023 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम भी थे जिन्होंने शपथ लिया था इस टाइम पर। 7 मार्च को राज्यपाल ने पाइनर सलाह के वरिष्ठ विधायक प्रेस्टोन तेनसोंग और नर्तियांग के विधायक सांगिया वभालंग धर को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई है। यानी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है और साथ में 10 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि मेघालय में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी है जिसने सीटें ली हैं, तो वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। और मेघालय की दूसरी बार सीएम कौन बन गई है? तो कोनराड संगमा जी बन गई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टडी ग्रुप है, आपके कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जो तैयारी कर रहा है, तो प्लीज उस तक मेरे चैनल को पहुंचाइए। मुझे जो है आपकी हेल्प की हमेशा ही जरूरत रहती है। फिर से मैं नए कंटेंट के साथ मिलूंगी कल, यानी 9 मार्च के करंट अफेयर लेकर आपके बीच में। तो आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। बाय बाय एंड टेक केयर।